लिखेंगे 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगल फैमिली। कौन सा फैमिली कथकली से जुड़ा हुआ है? तो आपका कवंगल फैमिली के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज निम्नलिखित में से कौन है जो अभी आजकल बहुत चर्चित हैं? तो क्या पद्मा सुब्रमण्यम है? तो आप कहेंगे नहीं भैया, ये तो आपका कहाँ का भरतनाट्यम की है। क्या मनूर माधव चकियार हैं? आप कहेंगे नहीं भैया। चतुन्नी पणिक्कर हैं? हाँ जी, चतुन्नी पणिक्कर हैं जो कथकली से। मैं आपको बता दूं चतुन्नी पणिक्कर बहुत चर्चित रही थी क्योंकि इनको साथ ही पद्मश्री मिला था 2006 में। कौन सा मिला था? पद्मश्री, PS4 पद्मश्री। भारत सरकार का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है? तो आप कहेंगे अगर हम सिविलियन अवार्ड की बात करें यानी कि नागरिक पुरस्कारों की बात करते हैं तो नागरिक पुरस्कार सबसे बड़ा कौन सा है भारत का? तो आप कहेंगे सबसे बड़ा है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है साथी आपका? तो पद्म विभूषण आता है। क्या आता है? पद्म विभूषण आता है। तीसरे पर आपका आता है पद्म भूषण। क्या आता है? पद्म भूषण आता है आपका, पद्म भूषण आता है। और चौथे पर आता है आपका पद्मश्री। क्या आता है? पद्मश्री। तो ये चौथे नंबर का पुरस्कार है। अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या कथकली से जुड़ा हुआ कोई एक व्यक्ति मुझे बताएंगे? तो मैं आपको कुछ चर्चित नाम बता रहा हूँ। देखो कथकली को हम बोलते हैं कली। कली बाद में क्या बन जाती है? फूल। तो सब कली को तोड़ने को मना करते हैं ना कि कली को नहीं तोड़ना चाहिए। तो एक है पी नारायण मेनन। नारायण मेनन को आप ऐसे याद रख लेना, मेनन यानी मना किया हुआ है किसके लिए? कली को तोड़ने के लिए। दूसरा एक उदय शंकर यानी कली का उदय होता है नहीं, राइज करती है वो तभी तो फ्लावर बनती है। आप कहेंगे हाँ जी। तीसरा नाम इसमें आता है के कुमारन नायार। के कुमारन नायार। ना यार कली को मत तोड़ना, ना यार। दोस्त से बोल देते ना, ना यार कली को मत तोड़ना। अभी याद रख लेना एक चौथा नाम आपका वो है सदनाम। क्या बोलेंगे? सदनाम पी बालकृष्णन। लेकिन बाल बच्चे जो होते हैं वो कृष्ण का रूप होते हैं, वो तो तोड़ देते हैं कली को। ठीक है। ये चर्चित क्यों है? क्योंकि इनको साथ ही पद्म विभूषण मिला है 2024 में। तो इसीलिए आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहेगा क्या? सदनाम पी बालकृष्णन बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहेगा 2024 में। एक साथ ही इसमें आएंगे आपके मार्गी विजय कुमार। क्या बोलोगे? मार्गी विजय कुमारन। मार्गी विजय कुमारन। इनको किस बात के लिए जाना जाता है? इनको जाना जाता है साथी, इनको मिला था अभी SNA 2023। कितने साथी SNA का पूरा नाम लिख सकते हैं? SNA अवार्ड कौन सा अवार्ड होता है? तो SNA 2023 में इनको मिला, तो तब से ये बहुत चर्चित हुए। तो एक बार मैं देखना चाहूंगा SNA कितने लोग जानते हैं, लिखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। संगीत नाटक अकादमी, ये लिखा है सोनम ठाकुर जी ने। आगे दिखाएं। संगीत नाटक अकादमी बहुत बढ़िया। अर्पिता सरकार ने, सुमन कुमार ने, संगीत नाटक अकादमी। तो SNA हम कभी भी लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा ही एक नाम है साथी विपिन एस। क्या बोलोगे? विपिन एस। विपिन एस क्यों चर्चित रहे थे? क्योंकि विपिन एस को मिला था BKY अवार्ड। लिखिए BKY अवार्ड कौन सा होता है? इनको BKY अवार्ड मिला था 2023 में। क्या बोलोगे? 2023 में PKY अवार्ड तो कौन सा होता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2023 में किसको प्राप्त हुआ था? पूछेगा किसका? कथकली से संबंध है तो विपिन एस का संबंध है। अब हम आपसे पूछेंगे कथकली किस राज्य का है? कल हमने आपको बताया था कथकली किस राज्य में आयोजित होता है, तो आप कहेंगे कथकली था भैया। आपने बताया था कथकली। जो कल की बातें हो उनको नहीं नोट करना है, सिर्फ आंसर करना है। कथकली भैया जी आपने बताया था केरला का है। अच्छा मुझे बताएं फटाफट से, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 2 क्लासिकल डांस है? तो वो केरल ही है। वो कौन सा है? केरल ही है। अब फटाफट से मुझसे कनेक्ट करें एक बार। मुझे बताएं ऐसे कितने डांस हैं क्लासिकल डांस जो कि नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, यानी कि उत्तर पूर्व भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं? नॉर्थ ईस्ट के कितने क्लासिकल डांस हैं? ऐसे क्लासिकल डांस जो कि नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, यानी कि शास्त्रीय नृत्य बताइए। वो शास्त्रीय नृत्य जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। क्या बोलेंगे भैया? नॉर्थ ईस्ट का एक तो हो गया आपका सत्रिया हो गया। एक तो हो गया सत्रिया जो कहाँ पर होता है? असम में होता है, जो कि 500 वर्ष पुराना है। और यहीं पे क्या होता है आपका? एक मणिपुरी, मणिपुरी जो कि मणिपुर का है। तो ये भी तो नॉर्थ ईस्ट का है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि भारत के उत्तर पूर्व का है। तो दो होते हैं, दो। अच्छा मुझे बताइए भारत में ऐसे कितने क्लासिकल डांस हैं जो कि साउथ ईस्ट के हैं, दक्षिण पूर्व में? तो दक्षिण पूर्व का सिर्फ एक ही बचता है और वो है ओडिसी। वो क्या है? वो ओडिसी है। और अगर मैं पूछूं साउथ में कितने क्लासिकल डांस होते हैं, तो 4 साउथ में है। जैसे कि आपका मोहिनीअट्टम हो गया, एक साथी आपका कथकली हो गया, एक आपका तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया, और आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। तो साउथ के 4 होते हैं। और नॉर्थ में कितने क्लासिकल डांस हैं? तो नॉर्थ में एक ही है और जिसका नाम है आपका कथक। क्या? कथक भी बोलते हैं या कथा, जिसका मतलब होता है आपका स्टोरी। कथा का मतलब क्या होता है? स्टोरी। कथकली में भी कथा का मतलब क्या है? स्टोरी है। बात क्लियर है? अब कथकली से मुझे बताइए एक बार, कथकली की एक बहुत चर्चित कलाकार है जिनका नाम है मिलीना साल्वेनी। कथकली की एक है मिलीना साल्वनी। ये किस देश की हैं? मिलीना साल्विनी किस देश से संबंध रखती हैं? तो मिलीना साल्विनी का संबंध है साथी आपका इटली से। कहाँ से है इनका संबंध? इटली से है। अब मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कथकली को ऑस्ट्रेलिया में किसने फेमस किया था? कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी यानी कि मदर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कथकली। और क्या बोलेंगे? कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी यानी कि मदर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कथकली, ये कौन है? तो आप बोलेंगे इनका नाम है लुइस लाइटफुट। कौन? लुइस लाइटफुट है। लुइस, लुइस लाइटफुट, ये बहुत चर्चित नाम है लुइस लाइटफुट। और मुझे बताओ कथकली जो शुरुआत होता है साथी, कथकली नृत्य स्टार्टिंग ऑफ कथकली, कथकली नृत्य की जो शुरुआत होती है यानी कि स्टार्टिंग ऑफ कथकली डांस जो होती है वो किस स्टेप से होती है? तो क्या बोलेंगे? वो होती है केलुकट्टू नृत्य से। किससे? केलीकट्टू, केलीकट्टू डांस से, केलुकट्टू नृत्य से, जिसको कई बार ढोल भी कहा जाता है। यानी ये नृत्य अभ्यास है, ये आपका एक डांस एक्सरसाइज है। एक डांस एक्सरसाइज है, इसको फॉलो किया जाता है। ओके आगे चलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं जी। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? कल हमने बताया था सारा आंसर आना चाहिए 100% एक्यूरेसी से। क्या बोलेंगे? 100% एक्यूरेसी से। क्या इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में? जी भैया। सेक्रेटरिएट भी न्यूयॉर्क में है? हाँ जी भैया। क्या ट्रस्टीशिप काउंसिल भी न्यूयॉर्क में? हाँ जी। लेकिन इसका नहीं है क्योंकि इसका हमने आपको बताया था कहाँ पे है? द हेग में है, द हेग में। और द हेग हमने आपको बताया था ये नीदरलैंड में स्थित है। मुझे बताओ अंतर्राष्ट्रीय साथी जो न्यायालय में है इसमें नंबर ऑफ जजेस क्या होता है? इसमें कुल कितने जज होते हैं?
तो इसमें जज होते हैं आपका 15। अच्छा, जो जज होते हैं उनका कार्यकाल यानी कि टेन्योर कितना होता है उनका, उनका जो कार्यकाल होता है, अर्थात मैं आपसे पूछूं उनका टेन्योर कितना होता है, तो 9 ईयर्स का होता है। कितना होता है? 9 ईयर्स का होता है। सचिवालय की अगर हम बात करें, जो साथी सचिवालय हमारा होता है, उस सचिवालय के प्रमुख को ही क्या कहा जाता है? जो चीफ ऑफ सेक्रेटरीट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो सचिवालय का जो प्रमुख होता है, सचिवालय का जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं महासचिव। क्या बोलते हैं उसको? उसको महासचिव कहा जाता है। महासचिव कहा जाता है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? आपका महासचिव कहते हैं। अब मुझे बताओ यूएन के पहले महासचिव कौन थे? यूएन के जो साथी पहले महासचिव थे, जो चीफ सेक्रेटरी थे यूएन के पहले, सॉरी, यूएन के पहले, यूएन के पहले महासचिव कौन थे बताएं जी? यूएन के पहले महासचिव उनका क्या नाम था? तो आप बोलेंगे त्रिगवेली। किस देश के थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था? त्रिगवेली ने इस्तीफा दे दिया था, और ये थे आपका नॉर्वे के। अब मैं आपसे पूछूंगा यूएन के उन महासचिव का नाम बताइए जिनकी डेथ एक हवाई दुर्घटना में हुई थी। क्या बोलेंगे? यूएन के ऐसे साथी वो महासचिव थे जिनकी हवाई दुर्घटना में डेथ हुई थी। किसमें? एक एयरप्लेन क्रैश में वो मारे गए थे, हवाई दुर्घटना में, हवाई दुर्घटना में मारे गए थे। तो उनका नाम है डैग हैमरशोल्ड। क्या है? डैग हैमरशोल्ड। और डैग हैमरशोल्ड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, अगर आप नोबेल प्राइज पढ़ते होंगे, कल हमने बताया नोबेल प्राइज कब शुरू हुए थे? 1900 में स्थापित हुए, 1901 में पहली बार दिए गए। तो आप कहेंगे भैया नोबेल पुरस्कार हमेशा ज्यादातर क्या है? हमेशा ज्यादातर क्या, अब तो 1974 के बाद में तो जीवित व्यक्तियों को ही दिए जाते हैं। मुझे बताओ ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यानी कि पोस्ट्ह्यूमसली जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है? तो पोस्ट्ह्यूमसली ओनली 2%। कितना? सिर्फ 2 व्यक्ति है। एक तो 1931 का एरी एक्सेल है और 1961 का डैग हैमरशोल्ड। यानी कि यूएन के कौन से महासचिव हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आप कहेंगे डैग हैमरशोल्ड। देख लो 1961 में इनको नोबेल मिल चुका है। क्या मिल चुका है? नोबेल इनको मिल चुका है। तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा, पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे जो यूएन के महासचिव बने थे? पहले एशियन कौन थे? तो पहले एशियाई व्यक्ति थे यू थांट। क्या बोलोगे? यू थांट। किस देश से थे यू थांट? यू थांट थे आपके म्यांमार से। अच्छा, मुझे बताइए वर्तमान में कौन है यूएन के महासचिव? वर्तमान में, तो वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरस। क्या बोलोगे? एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में है। और ये किस देश के हैं? गुटेरस किस देश के हैं? तो आपका आंसर आएगा कि गुटेरस भैया ये आपका पोर्टुगीज हैं, यानी कि ये आपका पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। किससे? पुर्तगाल से ये संबंध रखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव थे, मोरारजी देसाई थे, या इंद्र कुमार गुजराल थे? तो राजीव गांधी जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1991 में। कब? 1991 में। पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो इनको अभी रिसेंट मिला था 2024 में, पिछले वर्ष ही 2024 में मिला। मोरारजी देसाई जी को मिला 1991 में। देखो, मोरारजी देसाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का तो सर्वोच्च सम्मान प्राप्त ही किया है, और अन्य किस देश का सर्वोच्च सम्मान? पाकिस्तान का भी निशाने पाक, निशाने पाक भी इनको मिला है। क्या बोलेंगे? निशाने पाक। निशाने पाक कहाँ का है? तो वो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। तो 2 देशों का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला हुआ है। इंद्र कुमार गुजराल जी की बात करें तो इनको भी सेम ईयर 1991 में ही आपका मिला था। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लें इसे भारत रत्न के। अब आपसे हमें बताओ कि भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, आप क्या बोलेंगे? भारत रत्न की शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ भारत रत्न, तो कब हुई थी भारत रत्न की शुरुआत? तो वो हुई थी आपका 1954 में, 1954 में। एक बार थम्स अप कर दो। बहुत बेसिक जो चीज है, यानी कि इतनी साधारण समझ तो मैं तुम्हारी चाहूंगा कि का खागा बहुत आसान सा तुम जानते हो कि भारत रत्न भैया क्या होता है, एक अवार्ड होता है। एक बार थम्स अप कर दे जी भैया, इतना भर तो हम याद रखेंगे। तो भारत रत्न की शुरुआत हो गई आपका। मुझे बताएं भारत रत्न अपना पोस्ट्ह्यूमसली कुल कितने पर्सनों को मिल चुका है? कितने लोगों को? कुल मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को भारत रत्न अब तक मिल चुका है? तो कुल मरणोपरांत हो गए हैं आपका 20 लोग। क्या बोलेंगे? 20 लोग कुल मरणोपरांत हो गए हैं। कुल पीएम कितने प्राप्त करता है बताओ? कुल पीएम जिनको साथी ये अवार्ड मिल चुका है, कुल पीएम जिनको ये अवार्ड मिल चुका है, उनकी संख्या कहेंगे 9 है। अगर मैं कहूं पहले मरणोपरांत व्यक्ति कौन थे जिनको मिला था पहले पोस्ट्ह्यूमसली, यानी मरने के बाद में उनकी फैमिली मेंबर को दिया जाता होगा, आप कहेंगे जो व्यक्ति एक्सपायर हो गए किनको मिलेगा? फैमिली मेंबर को। लाल बहादुर शास्त्री थे। किस वर्ष में मिला था लाल बहादुर शास्त्री जी को? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था 1966 में। ये पहले व्यक्ति बने थे। ठीक है, मुझे बताओ पहली महिला कौन थी मरणोपरांत? पहली महिला भारत रत्न पाने वाली जो साथी पोस्ट्ह्यूमसली जिनको ये गिवन, यानी कि आपका जिनको ये दिया गया, तो वो थी अरुणा आसफ अली। कौन थी? अरुणा आसफ अली थी। किस वर्ष में मिला था अरुणा आसफ अली जी को? इनको मिला था 1997 में, 1997 में। और 2024 अभी रिसेंट में कितने लोगों को मिला था? तो 2024 में 4 मरणोपरांत लोगों को मिला। 2024 में मरने के उपरांत, मरणोपरांत कौन कौन थे? 4 मरणोपरांत। कुल तो 5 को मिला था, लेकिन 4 मरणोपरांत थे और एक थे आपका जीवित व्यक्ति 2024 में। तो मरणोपरांत की बात हम कर रहे हैं तो कौन थे? एक तो आपका पीवी नरसिम्हा राव हो गए, पीवी नरसिम्हा राव। दूसरे व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह जी, बाबा चौधरी चरण सिंह को मिला। तीसरा एमएस स्वामीनाथन थे, हाँ या ना? एमएस स्वामीनाथन थे आपका। और चौथा आपका कौन थे? कर्पूरी ठाकुर थे, कर्पूरी ठाकुर थे। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, कर्पूरी ठाकुर जी का जो संबंध है वो किस स्टेट से है? कर्पूरी ठाकुर का संबंध किस स्टेट से है? देखो, कभी भी आपको कभी भी किसी फैक्ट में डाउट हो तो आप उसको अगली क्लासेस में लिख सकते हैं, उसको हम सुधार लेंगे हमेशा। ओके, और जो जीवित व्यक्ति थे वो कौन थे? उनका नाम बताओ। लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी किस पार्टी के संस्थापक हैं? लाल कृष्ण आडवाणी किस पार्टी के संस्थापक रहे हैं? तो आप कहेंगे भैया बीजेपी के संस्थापक रहे हैं। और बीजेपी पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताओ जरा। बीजेपी पार्टी की जो स्थापना है वो किस वर्ष में हुई थी? तो बीजेपी जो साथी इस्टेब्लिश की गई है वो की गई है आपका 1980 में, 1980 में। क्योंकि आप सबको पता होगा कि 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगी थी, तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। उसके बाद में जब वो इमरजेंसी 21 महीने के बाद हटी 1977 में, तो पूरा जो विपक्ष है वो इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया, यानी कांग्रेस के खिलाफ हो गया। ठीक है, और उन्होंने क्या है, एक पार्टी बनाई थी आपका, जो आपका जनता पार्टी थी, और उसने चुनाव में हरा दिया था इंदिरा गांधी जी।
लेकिन जैसे ही 1979 में उस पार्टी का जो लीड करते थे जेपी जेपी जिन्होंने देश के किसानों को या देश के युवाओं को या देश के छात्रों को जिन्होंने एकजुट किया, जब उन जेपी की डेथ हो गई तो उसके बाद में वो पार्टी बिखर गई और उसी समय पे ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने बीजेपी की स्थापना की 1980 में। एक पार्टी और पूछें, बताओ जरा, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? कांग्रेस की स्थापना बताएं तो कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में, 1885 में। अच्छा पूछे बसपा की स्थापना बताओ, बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आप बोलेंगे 1984 में हुई, 1984 में हुई। अब क्वेश्चन बताओ आपका, अगर हम पूछें आपसे, भारत रत्न की बात चल रही है भैया, भारत रत्न की बात चल रही है, भारत रत्न पाने वाले पहले पीएम कौन थे बताओ जी? फर्स्ट पीएम कौन थे भारत रत्न पाने वाले? तो आप कहेंगे पहले पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी थे। मुझे बताओ भारत रत्न पाने वाले पहले सीएम कौन थे? पहले सीएम कौन थे? तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत, जो कहाँ के थे? यूपी के सीएम थे। कहाँ के सीएम थे ये भैया यूपी के सीएम थे। मुझे बताओ पहले विदेशी कौन थे भारत रत्न पाने वाले? तो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान किस देश से संबंध रखते थे बताओ? अगर विदेशी हम इनको कह रहे हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। आज आप देखते होंगे ना पाकिस्तान में, रिसेंट में आप देखते होंगे पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग चल रही है आजकल, यस और नो? हाँ जी। तो वो बलूचिस्तान की मांग हमेशा से कौन करते थे? यही थे जिन्होंने भारत में रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था भारत में, ठीक है। इनके उपनाम बताओ, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोलते हैं? तो इनको मिला था आपका 1987 में, और इन्हीं को हम बोलते हैं आपका सीमांत गांधी। क्या बोला जाता है इनको? बच्चा खान भी इन्हीं को कहते हैं, बच्चा खान भी, सीमांत गांधी भी, फ्रंटियर गांधी भी इन्हीं को कहा जाता है। पहले विदेशी हो गए। मुझे बताओ दूसरे विदेशी कौन थे? दूसरे विदेशी भारत रत्न पाने वाले, तो दूसरे विदेशी थे आपका नेल्सन मंडेला। कौन साथी बता पाएगा नेल्सन मंडेला जी को किस वर्ष में दिया गया था? तो नेल्सन मंडेला को किस वर्ष दिया गया ये आपको बताना है। आपको फिर बताना है पहले खिलाड़ी जिनको भारत रत्न, पहले खिलाड़ी जिनको साथी भारत रत्न मिला था, और सबसे युवा भी वही है, सबसे युवा भी वही है। गलत आंसर आया 1988, एकदम से गलत है भैया, रिफ्रेश करें कमेंट, बच्चों से हमने 1990 वाले सारे साथी सही हैं कि नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था, 1990 में। पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। अच्छा सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष में मिला था? तो सचिन तेंदुलकर जी को मिला था ये आपका कब? 2014 में। और तब इनकी एज क्या थी? सबसे कम उम्र थी इनकी, सबसे कम एज में इनको मिला है। सबसे कम उम्र कितनी एज थी? तो इनकी उम्र हुआ करती थी आपका 40 ईयर्स की एज में इनको मिला। मुझे बताइए साथी, पहली संगीत के लिए किसको मिला था? पहले संगीत के लिए पहली संगीतकार कौन थी? पहले संगीतकार तो क्या बोलेंगे 1998 आपका भैया MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी। देखो हिंदुस्तान में दो तरह का साथी संगीत होता है। भारत में कितनी तरह का संगीत होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या लिखेंगे? दो तरह का, एक उत्तर भारत का, एक दक्षिण भारत का। नॉर्थ इंडिया के म्यूजिक को बोलते हैं हिंदुस्तानी संगीत, और दक्षिण भारत के संगीत को बोलते हैं कर्नाटक संगीत। तो इनका संबंध किससे है? MS सुब्बुलक्ष्मी का कर्नाटक म्यूजिक से है। किससे है? कर्नाटक म्यूजिक से है। ऐसे ही साथी 1999 में किसको मिला था आपका? तो पंडित रविशंकर को, पंडित रविशंकर जो कि सितार से संबंध रखते हैं। और 2001 में किसको मिला था? 2001 में मिला था आपका लता मंगेशकर और उनके साथ में आपका बिस्मिल्लाह खान जी को। बिस्मिल्लाह खान बताओ कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान, सारे क्वेश्चन हम करेंगे धीरे धीरे। आपका जो म्यूजिक, आपका म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, या आपका जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कि आपका फोक से संबंधित हो, तो 2001 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ साथी आप, जो पहली महिला थी भारत रत्न पाने वाली वो कौन है? पहली महिला, तो पहली महिला है आपका इंदिरा गांधी। कब मिला था इंदिरा गांधी जी को? तो 1971 में। कब? 1971 में प्राप्त हुआ था, 1971 में उनको प्राप्त हुआ था। पहले मुस्लिम बताओ भारत रत्न पाने वाले, भारत रत्न पाने वाले जो पहले मुस्लिम व्यक्ति थे, तो पहले मुस्लिम कौन है जिनको भारत रत्न मिला था? तो पहले मुस्लिम व्यक्ति बने थे आपका कौन? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। उस व्यक्ति का नाम बताओ जिन्होंने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था। भारत रत्न लेने से इनकार किसने कर दिया था? तो वो थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री, क्या नाम है उनका? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना अबुल कलाम। अब्दुल कलाम जी को तो मिला था 1997 में। मौलाना मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? अबुल कलाम। लेकिन इनकी डेथ के बाद में फिर गवर्नमेंट ने इनको दे दिया था, कब? 1992 में। अच्छा वो व्यक्ति कौन है जिनको उनके जन्मदिन के आपके 100वें वर्ष में, 100वां वर्ष यानी 1858 में उनका जन्म हुआ था, और 100वां वर्ष अर्थात 1958 में उनको भारत रत्न मिला? तो उनका नाम है धोंदो केशव कर्वे, जो भारत में आपका महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, जिनकी वजह से देश में आपका श्री नाथीबाई ठाकर सी यानी कि SNDT विश्वविद्यालय बना है। चलें भैया आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अक्सर पूछे जाते हैं। कौन सा जलमार्ग है जो भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ में संपर्क प्रदान करता है? हमेशा याद रख लेना, साथ ही परिवहन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या बोलेंगे? नेशनल वाटरवे 2 है, एकदम से सही है। किस रिवर पर है नेशनल वाटरवे 2? तो याद रख लेना ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है। क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी पर ये आपका स्थित है। किस पर है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पर स्थित है, और इसकी जो लंबाई है वो 891 किलोमीटर है। देखो जमीन पर तो होते हैं नेशनल हाईवे, और पानी में क्या होते हैं आपका? नेशनल वाटरवे। तो बहुत चर्चित है नेशनल वाटरवे 1। नेशनल वाटरवे 1 जो है साथी आपका, नेशनल वाटरवे 1 जो है आपका, ये कितना लंबा है? तो याद रख लेना ये 1620 किलोमीटर का है, और किससे किसको जोड़ता है? इलाहाबाद यानी कि जो प्रयागराज है, इलाहाबाद से आपका हल्दिया को जोड़ता है, हल्दिया को। और इसमें क्या हो जाता है आपका? 3 नदी आ जाती हैं, गंगा, हुगली और भागीरथी। गंगा, हुगली और भागीरथी नदी
इसमें आ जाती हैं। ये आपको हमेशा याद रख लेना है, ठीक है। और साथ में आपका 5 राज्यों को जोड़ता है। अच्छा मुझे बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल वाटरवे 69। नेशनल वाटरवे 69 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये साथी सबसे छोटा नेशनल वाटरवे है। क्या है? सबसे छोटा नेशनल वाटरवे, 5 किलोमीटर लंबाई है। नेशनल वाटरवे जो 100वां राष्ट्रीय जल मार्ग, वो किस नदी पर है? तो वो तापी नदी पर है। किस पर है? तापी नदी पर है। और कहाँ पर है? गुजरात और महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? गुजरात और महाराष्ट्र में। एक बहुत चर्चित है नेशनल वाटरवे 97, ये साथी आपका सुंदरबन में है। कहाँ पर है? सुंदरबन में है, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। क्या आप मुझे बता सकते हैं सबसे ज्यादा नेशनल वाटरवे किस स्टेट में है? यानी कि सबसे ज्यादा जो साथी राष्ट्रीय जल मार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग सबसे ज्यादा कहां पर है? राष्ट्रीय जल मार्ग आपका सबसे ज्यादा, नेशनल वाटरवेज सबसे ज्यादा कहां पर है? ठीक है, तो आप कहेंगे भैया वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यानी कि जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है वो कितनी है? तो 2011 के अनुसार आपका जो सेंसस हुआ तो रूरल पॉपुलेशन है हमारी 68.84। क्या? 68.84% थी आपका। तो अर्बन पॉपुलेशन कितनी बची? 100 में से घटा लीजिए। तो भैया आपका जो शहरी जनसंख्या है, यानी कि जो आपका अर्बन पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? तो अर्बन पॉपुलेशन थी आपका, इसमें से घटाएंगे तो 31.16%, ये अर्बन पॉपुलेशन होगी। तो अगर मैं पूछूं दोनों के बीच में अंतर पूछा जाता है तो अंतर निकाल लेंगे एग्जाम में आराम से। अभी घटाएं, 4, क्या बोलेंगे आपका 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा आपका? घटाएं भैया इसको, हटाएंगे एक बार। 4 में 4, 6 में से 4 नहीं गया, सॉरी 14, 14 में से 6 गया तो आपका 8, 8 बचेगा आपका। और फिर इधर से आ जाएगा आपका 6.7 और इधर से आ जाएगा 3। तो कितना अंतर हो जाएगा? 37.68 का अंतर हो गया इसमें। कितने का? इतने प्रतिशत का अंतर हो गया दोनों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा कि भारत की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में कितने प्रतिशत का अंतर है। ठीक है, तब आप इसको ढूंढ रहे होंगे ऑप्शन में, लेकिन आपका विकल्प बनेगा तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं दोस्त, अभी अगर सबसे ज्यादा जो आपका ग्रामीण जनसंख्या है वो कहां पर निवास करती है? सबसे ज्यादा जो रूरल पॉपुलेशन है, क्या बोलोगे? सर्वाधिक ग्रामीणों की अगर हम बात करते हैं वो कहां पर है? तो सर्वाधिक आपका जो ग्रामीण अर्थात रूरल है, तो रूरल कहां पर आपका रेजिडेंस है उनका या निवास करते हैं? तो सबसे ज्यादा है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में है 89.98%। अगर मैं पूछूं सबसे कम ग्रामीण कहां पर है? सबसे कम रूरल, सबसे कम जो साथी आपका रूरल यानी रूरल से अर्थात ग्रामीण है आपका, वो कहां पर है? तो वो आपका गोवा में है। और गोवा में ये प्रतिशत है 33.82%, 37.82%। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ सबसे ज्यादा शहरी कहां पर निवास करते हैं? अभी आपके जनरल लॉजिक का क्वेश्चन हो गया। सबसे ज्यादा शहरी, तो आप क्या बोलेंगे? जहां पर सबसे कम ग्रामीण है तो सबसे ज्यादा शहरी भी कहां पर हो जाएंगे? तो सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन या सबसे ज्यादा अर्बन कहां पर रहते हैं? सबसे ज्यादा अर्बन अर्थात शहरी कहां पर रहते हैं? तो यहां से घटा लो इसमें से, तो कितना बच जाएगा आपका? 37, 38 हो गया तो 62.18। 100 में से घटा दोगे ना भैया इसको? यस और नो? अरे बोलो भैया यस, घटा देंगे, बहुत आसान सी बात है। मुझे बताओ साथी आपका सबसे ज्यादा, या मैं आपसे पूछूं जो सर्वाधिक सर्वाधिक शहरी आबादी है वो किस शहर में है? सर्वाधिक शहरी आबादी, सॉरी शहर पूछ रहा हूँ, राज्य होना चाहिए हमको, शहर में तो सब शहरी होते हैं। तो महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा जो शहरी पॉपुलेशन है। क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा जो आपका अर्बन पॉपुलेशन है वो कहां पर है? वो महाराष्ट्र में है। और सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन कहां पर है? वो आपका हिमाचल प्रदेश में। कॉमन सी बात है, ओके, कॉमन बात है एकदम। नेक्स्ट आ गया। 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहां पर आयोजित हुआ था? महिला की बात कर रहे हैं और साथ में आपका टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो नई दिल्ली में हुआ था, बंगलौर में, मुंबई में या कोलकाता में? तो ये हुआ था भैया आपका बैंगलोर में। ठीक है। और बैंगलोर में हुआ था 1976 में, वर्सेज वर्सेज आपका वेस्ट इंडीज। क्या बोलोगे? वर्सेज वेस्ट इंडीज ये हुआ था, वर्सेज वेस्ट इंडीज, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं पूछूं पहला महिला ओडीआई कब हुआ था? वनडे इंटरनेशनल, पहला महिला ओडीआई, भारतीय की बात कर रहे हैं तो पहला महिला ओडीआई जो हुआ था वो हुआ था 1978 में, याद रख लेना, वर्सेज इंग्लैंड हुआ था पहला महिला ओडीआई। ठीक है। अगर मैं पूछूं पहला महिला टी20 कब हुआ था? तो पहला महिला टी20 हुआ था 2006 में, ये भी वर्सेज इंग्लैंड हुआ था, ये भी वर्सेज इंग्लैंड हुआ था। क्या आप मुझे बता सकते हैं पहला महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष हुआ था? पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप पुरुषों से पहले हुआ था या बाद में? पहला महिला जो साथी आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो हुआ था आपका 1973 में, यानी कि पुरुषों के वर्ल्ड कप से 2 वर्ष पहले हुआ था, क्योंकि पुरुषों को तो 1975 में हुआ। एक दिन पुरुषों के सारा इतिहास बताएंगे आप। ओके, ये बात क्लियर है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इसके बारे में, जो पुरुष टीम है, पुरुष टीम का देखना कैसे, जैसे ये तो महिला ओडीआई हो गई। अगर मैं पूछूं भारत की जो साथी भारतीय भारतीय अगर शब्द नहीं लगाए ना, क्रिकेट टीम पूछ लें, क्रिकेट क्रिकेट जो टीम है, तो इसका मतलब हम अभी बात कर रहे हैं पुरुष टीम की, हम तो लिख भी देते हैं क्रिकेट पुरुष टीम। ठीक है। इसका मुझे बताओ पहला टेस्ट कब हुआ था? भारतीय क्रिकेट का जो पहला टेस्ट हुआ वो साथी आपका कब हुआ था? तो पहला टेस्ट बताना है, पहला ओडीआई आपको बताना है, पहला टी20 भारत ने कब खेला अपना, और पहला साथी आपका जो पिंक बॉल था, पिंक बॉल टेस्ट हुआ था तो वो कब खेला था? तो क्या बोलेंगे? पहला हुआ था टेस्ट 1932 में, 1932 में वर्सेज इंग्लैंड। क्या बोलोगे? इंग्लैंड के खिलाफ ये खेला था, वर्सेज इंग्लैंड। पहला ओडीआई हमने खेला था अपना 1974 में, वर्सेज इंग्लैंड। पहला टी20 जो हमने खेला वो 2006 में खेला, वर्सेज साउथ अफ्रीका, वर्सेज साउथ अफ्रीका। और पिंक बॉल हमारा हुआ था 2019 में, वर्सेज बांग्लादेश। क्या बोलोगे? वर्सेज बांग्लादेश, वर्सेज बांग्लादेश। पिंक बॉल टेस्ट के पहले कैप्टन रहे हैं भारत के विराट कोहली। कौन रहे हैं? विराट कोहली। टी20 में मैंने कल बताया वीरेंद्र सहवाग। ओडीआई के मैंने आपको बताए थे अजीत वाडेकर। मुझे बताओ पहले टेस्ट मैच के कप्तान कौन थे 1932 में जब भारतीय टीम टेस्ट मैच खेली थी? तो पहले कैप्टन कौन थे? कितने लोग बताएंगे पहले कैप्टन कौन थे? ठीक है। अगर महिला क्रिकेट की अगर हम बात करेंगे तो मुझे बताओ जो साथी आपका पहली महिला है, पहली महिला है आपका, कितने साथियों ने बताया टेस्ट कप्तान?
बोलेंगे सी के नायडू थे भैया 1932 में, बहुत बढ़िया। लेकिन आजाद भारत के भी पूछा जाता है, क्योंकि देखो क्रिकेट के जितने भी फॉर्मेट है वो सब आजादी के बाद हुए तीनों। एक यही फॉर्मेट है जो आजादी से पहले सी के नायडू की कप्तानी में 1932 में खेला गया, और 1947 में जब देश आजाद हुआ तो वहां से भी क्वेश्चन बनेगा। तो वो कौन है? वो लाला अमरनाथ थे। ओके, मुझे बताओ साथी, आपका महिला ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला कौन है? वनडे इंटरनेशनल ओडीआई कितने मैच ओवर का होता है? 50 ओवर का। ओडीआई में जो साथी आपका डबल सेंचुरी लगाने वाली पहली महिला कौन है? दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला। तो ओडीआई में डबल सेंचुरी सबसे पहले बनाई थी, सबसे पहले बेलिंडा क्लार्क ने। किसने सबसे पहले बनाई थी? ये आपका बेलिंडा क्लार्क ने। किसने? बताएंगे जी। बेलिंडा क्लार्क किस देश की खिलाड़ी हैं? बेलिंडा क्लार्क ने इसको बनाया था दोहरा शतक, जो कि क्या बोलेंगे 229 रनों का था। 229 रन उन्होंने बनाए थे, 229 रन। किस देश की है बेलिंडा क्लार्क? बेलिंडा क्लार्क मिताली राज बता रहे हो यार, हम कह रहे हैं पहली खिलाड़ी, दुनिया में पहली खिलाड़ी। तो आपका बेलिंडा क्लार्क। जब तक भारत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक नहीं बोलना है भैया। ऑस्ट्रेलिया। अच्छा बताओ, ओडीआई में बनाया था क्या उन्होंने? ओडीआई में पहली बात तो बनाया नहीं मिताली राज ने, टेस्ट में बनाया था उन्होंने। क्या बोलोगे? पहली क्या बोलोगे? टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली, किस में बनाया था उन्होंने? टेस्ट में बनाया था। दोहरा शतक लगाने वाली पहली पहली भारतीय महिला, फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर हु मेक डबल सेंचुरी इन टेस्ट। भारतीय महिला ये है आपका, कौन बोलेंगे? ये है मिताली राज। कितने रन बनाए थे मिताली राज ने? तो मिताली राज के थे 214 रन, और 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाली भी ये महिला है। 10,000 से ज्यादा रन किसने बनाए? मिताली राज ने। 10K प्लस रन किसके हैं? वो मिताली राज के हैं। मिताली राज को इसलिए क्या बोला जाता है? लेडी तेंदुलकर। लेडी तेंदुलकर के नाम से किसको जाना जाता है? तो मिताली राज को। मिताली राज की बुक का नाम बताओ, कितने साथी बता सकते हैं? तो मिताली राज ने आपका बुक, क्योंकि वुमेन जो भी साथी प्लेयर होंगी उनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, अनगार्डेड है भैया। क्या बोलोगे? अनगार्डेड इनकी बुक का नाम है, जो बहुत पूछा जाता है, अनगार्डेड होगा। निम्नलिखित में से कौन सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक हैं? सल्ट्री डेज को लिखा है, सल्ट्री डेज को किसने लिखा है? अनीता नायर ने, अनुजा चौहान ने, शोभा डे ने, या मेघना पंत ने? भैया शोभा डे एकदम से सही आंसर हो जाएगा। और शोभा डे की एक बुक और है स्पीड पोस्ट, जो खूब पूछी जाती है। स्पीड पोस्ट पुस्तक की लेखिका भी कौन है? शोभा डे है। मेघना पंत को जाना जाता है किसके लिए? इनकी एक किताब है बॉयज डोंट क्राई। क्या बोलोगे? बॉयज डोंट क्राई। बॉयज डोंट क्राई, ये आपका किसकी बुक है? मेघना पंत की। अनुजा चौहान की किताब का नाम है द जोया फैक्टर। क्या? द जोया फैक्टर। एसएससी बहुत पूछती है इस बुक को, याद रख लेना, द जोया फैक्टर को। अनीता नायर की बात करें, इनकी बुक का नाम है द बेटर मैन। क्या बोलोगे? द बेटर मैन किसकी बुक है? तो वो आपका अनीता नायर की है। कुछ किताबें पूछते हैं जो रिसेंट में बहुत चर्चित हुई और आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा ए लाइफ अपार्ट किसकी है? ए लाइफ अपार्ट किसकी बुक है? ए लाइफ अपार्ट, तो आप कहेंगे ये है भैया प्रभा खेतान जी की किताब। किसकी? प्रभा खेतान की, ए लाइफ अपार्ट। यहीं पर हम आपसे पूछेंगे अनलेडी लाइक किसकी बुक है? लेडी लाइक ये किसकी चर्चित किताब है? तो अनलेडी लाइक है राधिका वाज की बुक। किसकी है? राधिका वाज की बुक है अनलेडी लाइक। लव एट फेसबुक किसकी है? लव एट फेसबुक ये किसकी बुक है? निकिता सिंह की बहुत चर्चित किताब है। निकिता सिंह की किताब है। किसकी है? निकिता सिंह की। ठीक है। पिंजर किताब बताओ किसकी है? पिंजर को किसने लिखा है? ये तो बहुत पुरानी किताब है, तो पिंजर है आपका अमृता प्रीतम की। इसके लिए तो इनको ज्ञानपीठ भी मिला था, अमृता प्रीतम की है, अमृता प्रीतम की। द बेंच पुस्तक बताओ किस महिला लेखिका की है? द बेंच बताएंगे जी। द बेंच पुस्तक किसकी है? तो द बेंच है आपका मेघना मर्केल की। किसकी? मेघना मर्केल की बुक है। किसकी है? मेघना मर्केल की बुक है। अब बुक्स पे सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता है एसएससी, याद रख लेना। ठीक है। लज्जा बताओ किसकी किताब है? लज्जा किसकी है? या फ्रेंच लवर पूछे आपसे, ये किसकी बुक है? तो फ्रेंच लवर ये है तस्लीमा नसरीन की। अच्छा बताएं जरा, तस्लीमा नसरीन किस देश की लेखिका है? तस्लीमा नसरीन साथी किस देश की लेखिका है? तो तस्लीमा नसरीन है आपका बांग्लादेश की लेखिका। कहाँ की है दोस्त? बांग्लादेश की लेखिका। भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया था? क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत किया गया था, या कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था? तो आप बोलेंगे जी भैया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। मैं आपसे पूछूंगा जो साथी आपका कैबिनेट मिशन था वो भारत में कब आया? जो क्रिप्स मिशन था वो भारत में कब आया? तो क्रिप्स तो आया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने। और कैबिनेट मिशन को याद रख लेना, ये साथी 24 मार्च 1946 को भारत आया था। 46 को क्या आया? ये इंडिया आया था। और इसकी रिपोर्ट किस डेट को आई थी बताएं? तो इसकी जो रिपोर्ट है कैबिनेट मिशन की, भारतीयों का संविधान कैसे तैयार किया जाएगा, वो आई थी आपका 16 मई 1946। आप जानते हैं इसके तहत फिर आपका 389 सदस्य है, या 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक व्यक्ति, इस तरह से इन्होंने किया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसकी बात हम कल कर चुके। माउंटबेटन योजना की बात भी हम कर चुके। तो संविधान सभा हमारी साथी, उसका गठन इस आधार पर हुआ। मुझे बताइए संविधान सभा की जो पहली बैठक है, बोलेंगे संविधान सभा की जो पहली बैठक है, बहुत बढ़िया भैया, फर्स्ट इंडियन हिट सेंचुरी इन T20 क्रिकेट। पहले भारतीय जिन्होंने T20 में सेंचुरी लगाई हो, तो वो तो सुरेश रैना है। दोस्त इन चीजों को तो आप सर्च कर लिया करो, यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछना है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नहीं पूछना है। उसके लिए आपके पास, आज आप पढ़े लिखे बच्चे, आपके पास इंटरनेट जैसी बहुत सारे साधन है आपके पास में। ओके, तो मुझे बताएं, आप बताएं पहली बैठक क्या बोलेंगे? खुद से प्रॉमिस करना भैया, मैं रिसर्च अपने आप कर लूंगा जो मुझे जानना होगा। तो पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कौन अध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को? तो पहले अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे बुजुर्ग थे। उसके बाद में 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष। तो ये कैसे थे? यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। क्या नाम था उनका? अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। क्या बोलेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अगर मैं पूछूं पहले स्थायी अध्यक्ष किस डेट को चुने गए, तो मुझे बताएं फिर आपका 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? उस दिन राजेंद्र प्रसाद जी को आपका एक परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया। इसका स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। एक आपको याद होगा नेहरू जी लेके आए थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था, तो उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन पेश हुआ था बताएं? आप याद रख लेना, उद्देश्य प्रस्ताव की डेट पूछी जाती है 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, नेहरू जी लेके आए थे आपका उद्देश्य प्रस्ताव, क्या उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया गया था। लेकिन क्या पेश इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो साथी एक्सेप्ट हुआ था, वो एक्सेप्ट हुआ था आपका 22 जनवरी 1947 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ आपका, या कब उसको स्वीकार किया गया? तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जो साथी एक्सेप्ट किया गया वो 22 जनवरी 1947 को किया गया, ठीक है। फिर मुझे बताइए 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 1950 भी छोड़ो, 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, बोलो 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? ये सारे लोगों को बताना है। इस दिन क्या हो गया था? हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था। क्या हो गया था? संविधान बनकर तैयार हो गया था। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस दिन से साथी आपका इनेक्ट हुआ, यानी लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी बोल दिया क्या मैंने? 26 जनवरी को, 26 नवंबर होगा ना, सॉरी 26 नवंबर होगा, 26 नवंबर, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भैया। 26 नवंबर 1949 को वो साथी क्या हुआ, रेडी हुआ था। क्या हुआ था? इस दिन संविधान यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस दिन तैयार हो गया था? कितना समय लगा था संविधान तैयार होने में? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? प्रोविंशियल जो साथी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, तो साथी ये मेजर कमेटी में से तो एक था आपका, जो मेजर कमेटीज थी आपका, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो प्रांत की जो साथी आपका संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे आपका सरदार पटेल। क्या बोलोगे? सरदार पटेल। और साथ में जो सलाहकार समिति थी, जो एडवाइजरी कमेटी थी साथी, सलाहकार समिति, ठीक है। सलाहकार समिति के भी कौन थे? एडवाइजरी कमेटी के भी कौन थे? लिख लेना, एडवाइजरी कमेटी के भी कौन थे आपका? तो आप बोलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एडवाइजरी कमेटी के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसमें 2 सब कमेटी और थी। एक तो थी आपका फंडामेंटल राइट्स के लिए, मूल अधिकारों के लिए जो सब कमेटी थी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, यानी कि आपका सब कमेटी बोले तो उप समिति, तो उसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। मूल अधिकारों के लिए जो उप समिति बनी थी, और साथ में जो साथी माइनॉरिटीज के लिए अर्थात अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए जो आपका उप समिति बनी थी, सब कमेटी फॉर माइनॉरिटीज, इसके कौन थे? तो मूल अधिकारों के लिए जो उप समिति बनी थी उसके थे जेबी कृपलानी थे। और साथ में आपका माइनॉरिटीज के लिए जो बनी थी उसके थे एच सी मुखर्जी, यानी अल्पसंख्यकों के लिए जो बनी थी उसके एच सी मुखर्जी थे, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो साथी नियम समिति थी और संचालन समिति थी, नियम समिति का मतलब रूल ऑफ प्रोसीजर थी आपका, जो नियम समिति थी इसके हेड कौन थे? रूल ऑफ प्रोसीजर के, किसके? रूल ऑफ प्रोसीजर के कौन थे? और साथ में एक थी आपका संचालन समिति, संचालन बोले तो स्टीयरिंग कमेटी थी, जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके चीफ कौन थे बताइए? जो स्टीयरिंग कमेटी थी आपका, क्या बोलोगे? जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके चीफ कौन थे? तो स्टीयरिंग कमेटी इन दोनों के थे आपका राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपको याद रख लेना, राजेंद्र प्रसाद जी थे। अच्छा, संघ शक्ति के कौन थे? यूनियन पावर के, यूनियन पावर जो कमेटी थी, संघ शक्ति जो समिति, संघ शक्ति समिति के प्रमुख कौन थे? या आपका यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो थी, यानी कि संघ संविधान जो समिति थी, इसके प्रमुख कौन थे? तो इन दोनों के थे आपका नेहरू जी। क्या बोलेंगे? नेहरू जी थे, ये याद रखना। और एक थी आपका झंडा झंडा जो तदर्थ समिति थी, एक झंडा तदर्थ झंडा समिति, यानी कि एडहॉक कमेटी फॉर फ्लैग, एडहॉक कमेटी फॉर फ्लैग, इसके कौन थे आपका? तो इसके थे राजेंद्र प्रसाद जी। इसके अलावा और कोई कमेटी पूछी नहीं जाती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चित है। अच्छा, जो संविधान सभा थी उसके एडवाइजर कौन थे बताएंगे जी? जो साथी आपका संविधान सभा थी उसके एडवाइजर कौन थे? संविधान सभा के एडवाइजर कौन थे? एक एडवाइजर अर्थात उसके सलाहकार कौन थे? तो उसके सलाहकार थे आपका बी एन राव। कौन थे? बी एन राव थे, बी एन राव, ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसा मुझे बताओ, एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो विधानसभा में ऐसा कौन सा सदस्य था जो गैर कांग्रेसी था? आपका आंसर आना चाहिए, सोच समझ गए। गैर कांग्रेसी मेंबर कौन थे? नॉन कांग्रेसी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी? तो गैर कांग्रेसी थे आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो संविधान सभा में कुल महिला कितनी थी भैया? 15 थी। क्या बोलेंगे? अगर मैं पूछूं संविधान सभा में साथी आपका कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य बताएं जरा। तो कुल मेंबर थे इसमें आपका 389, कितना? 389 सदस्य था, जिसमें साथी आपका प्रोविंसेस से कितने आते थे? प्रोविंसेस से कितने थे, यानी कि प्रांतों से कितने थे? तो आप कहेंगे जो भैया प्रोविंसेस से उनकी संख्या थी 292। अच्छा, जो आपका प्रिंसली स्टेट से आते थे, देसी रियासतों से आते थे, प्रिंसली स्टेट से, उनके नंबर कितना था? तो आप बोलेंगे 93। और जो साथी आपका संयुक्त, आपका क्या बोलेंगे, संयुक्त आयुक्त, जो मुख्य आयुक्त प्रांत यानी चीफ कमिश्नरी, मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ कमिश्नरी लिख लीजिए, जो चीफ कमिश्नरी से आते थे, चीफ कमिश्नरी से आते थे, उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या थी 4। तो कुल सदस्य इस तरह से कितने थे हमारे? 389 मेंबर थे। लेकिन यहां पर याद रख लेना, अगर विभाजन के बाद की बात करें, जब पार्टीशन हो गया इंडिया का, तो विभाजन के बाद कितने सदस्य रह गए थे? तो विभाजन के बाद में रह गए थे आपका 299 सदस्य। कितने? 299 सदस्य हो गए थे, जिसमें आपका, क्योंकि अब यहाँ पर 2 चीजें बची थी, तो ब्रिटिश प्रांत थे, तो ब्रिटिश प्रांतों से कितने लोग थे? तो ब्रिटिश प्रांतों से 229 थे। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे आपके, जो देसी रियासत थी, तो देसी रियासत से कितने थे? तो बचे हुए 70 यहीं से थे, यहीं से 70 यहीं से थे। अच्छा, कुल महिलाएं थी आपका 15। अब मुझे एक बात बताइए, तो विभाजन के बाद में कितनी महिलाएं पाकिस्तान की तरफ चली गई इसमें, और भारत की तरफ कितनी बची? तो महिलाएं भारत की तरफ बची 12 और 3 चली गई पाकिस्तान की तरफ। 3 कहाँ? पाकिस्तान की तरफ।